हेलो फ्रेंड्स, जूलॉजी क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। लंबे समय के बाद में आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग लेक्चर। हम जूलॉजी क्लासेज में जूलॉजी के साथ साथ में बॉटनी के काफ़ी लेक्चर भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एंजाइम्स। आप सब जानते हैं कि एंजाइम्स, जिन्हें हम विकर या किण्वक कहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। एंजाइम एक तरह से कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं। जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट किसी भी प्रकार की रिएक्शन के वेग को या वेलोसिटी को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार एंजाइम्स भी विभिन्न प्रकार की जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, अर्थात जो मेटाबॉलिज्म में जो विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है, उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में एंजाइम प्रयुक्त होकर उनकी दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ हम एंजाइम को कैटलिस्ट की तरह ही एक नाम दे सकते हैं, जिन्हें हम बायोकैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, बायोकैटलिस्ट या जैव उत्प्रेरक हम इन्हें कह सकते हैं। जैव उत्प्रेरक की भांति ये कार्य करते हैं। सबसे पहले हम एंजाइम के बारे में डिस्कस करने से पूर्व हमें यह पता होना चाहिए कि एंजाइम की डिस्कवरी किसने करी थी। एंजाइम की हिस्ट्री से रिलेटेड किन किन क्वेश्चंस के बारे में आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले हम एंजाइम की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, बुकनर एक साइंटिस्ट था। बुकनर ने 1897 में यीस्ट में खमीरीकरण करने वाले पदार्थ को अलग किया तथा उसे जाइमेज नाम दिया। अर्थात प्रकृति में सबसे पहले जो एंजाइम खोजा गया था वो जाइमेज के रूप में खोजा गया था, और ये जाइमेज के रूप में जो एंजाइम खोजा गया था वो बुकनर ने खोजा था 1897 में। ठीक है, 1897 में यीस्ट में खमीरीकरण करने वाले पदार्थ को अलग किया और उसे जाइमेज नाम दिया। तो बुकनर वे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम जाइमेज के रूप में यीस्ट में एंजाइम की खोज की। अतः एंजाइम का शाब्दिक अर्थ इन यीस्ट होता है। ठीक है, एंजाइम शब्द की हम बात करें, टर्म की बात करें तो एंजाइम टर्म सबसे पहले सन 1878 में विली कोहने ने दी थी। ठीक है, तो एंजाइम टर्म को जो डिफाइन करने का कार्य किया था वो किया था विली कोहने ने 1878 में। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण साइंटिस्ट आते हैं जो है सुमनर। सुमनर ने 1926 में यूरिएज नामक एंजाइम के क्रिस्टल तैयार किए, अर्थात रव्वे तैयार किए। आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा होगा कि एंजाइम सामान्यतः दो विशेष प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। एक भाग इनका प्रोटीन युक्त होता है और एक भाग इनका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर एक एंजाइम बना होता है। अगर हम कंप्लीट एंजाइम की बात करें तो ज़्यादातर जो मोस्टली एंजाइम्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर सामान्यतः प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जबकि कुछ ऐसे एक्सेप्शन या अपवाद के रूप में हमें नॉन प्रोटीन एंजाइम भी देखने को मिलते हैं। तो सुमनर ही ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम एंजाइम की प्रोटीन प्रकृति के बारे में बताया। अर्थात जो एंजाइम के जो केमिकल नेचर है उसको सुमनर ने सबसे पहले बताया था, और इन्होंने ये बताया कि एंजाइम जो होते हैं वो सामान्यतः प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनका जो नेचर होता है वो प्रोटीन प्रकार का होता है। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विली कोहने ने 1878 में यीस्ट किण्वन के लिए किया। तो 1878 में विली कोहने ने यीस्ट के विलयन में किण्वन प्रक्रिया के दौरान एंजाइम शब्द का प्रतिपादन किया। तो एंजाइम जो टर्म है वो विली कोहने ने दी थी 1878 में। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। स्टूडेंट्स, एंजाइम के बारे में एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट प्रचलित है। ये स्टेटमेंट है कि लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन सब प्रोटीन एंजाइम नहीं है। अर्थात जो
मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन है, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं। ये एक फेमस स्टेटमेंट है एंजाइम्स के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो एंजाइम की जो प्रकृति होती है, जो केमिकल नेचर होता है, वो सामान्यतः प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसलिए मोस्टली एंजाइम्स को प्रोटीनीशियस पार्ट के रूप में जाना जाता है। तो प्रोटीनीशियस पार्ट के अलावा कुछ ऐसे भाग भी एंजाइम्स में देखने को मिलते हैं जो कि नॉन प्रोटीनस होते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा माना जाता था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनीशियस नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले इतनी डिटेल्ड स्टडी नहीं की गई थी। अब आधुनिक रूप से जो डिटेल स्टडी की गई है उसमें हम देखते हैं कि प्रोटीन के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीन या कोफैक्टर भी एंजाइम में हमें देखने को मिलते हैं। इनके अलावा कुछ अपवादों की बात करें तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन से मिलकर नहीं बने होते हैं। अर्थात अपवाद के रूप में हम देखें तो राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियेज पी, ये आरएनए निर्मित एंजाइम है। दो ऐसे एंजाइम हैं जो कि प्रोटीन से मिलकर नहीं बने होते हैं। ये एंजाइम जो है ये आरएनए से मिलकर बने होते हैं। एक बार फिर मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, राइबोजाइम्स व राइबोन्यूक्लियेज पी। राइबोन्यूक्लियेज जो कि आपके न्यूक्लिक एसिड में देखने को मिलते हैं। इस न्यूक्लिक एसिड में पाए जाने वाले एंजाइम्स की जो प्रवृत्ति होती है वो आरएनए निर्मित होती है। अर्थात राइबोन्यूक्लियेज पी और राइबोजाइम दो ऐसे एंजाइम हैं जो कि आरएनए से निर्मित होते हैं। इसके अलावा अगर हम एक कंप्लीट एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि एक कंप्लीट एंजाइम को हम होलो एंजाइम कह सकते हैं। इस होलो एंजाइम की बात करें तो ये दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है एपो एंजाइम, एक होता है कोफैक्टर। ठीक है, एपो एंजाइम जो प्रोटीनियस पार्ट होता है और कोफैक्टर इसका नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है। अर्थात प्रोटीन वाले भाग को हम एपो एंजाइम कहते हैं और नॉन प्रोटीन वाले भाग को हम कोफैक्टर कहते हैं। अगर हम एक सिंपल एंजाइम की बात करें, क्योंकि एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल एंजाइम होते हैं, एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं। अगर हम सिंपल एंजाइम्स की बात करें तो सिंपल एंजाइम्स में सामान्यतः प्रोटीन पार्ट से मिलकर कंप्लीट एंजाइम बना होता है, जबकि कॉन्जुगेटेड एंजाइम या संयुक्त या मिश्रित एंजाइम की बात करें तो इनमें हमें दो भाग देखने को मिलते हैं। एक भाग एपो एंजाइम के रूप में होता है और एक भाग कोफैक्टर के रूप में होता है। एपो एंजाइम ये एंजाइम्स का वह भाग है जो प्रोटीन युक्त है और कोफैक्टर वह भाग है जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। तो जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं ये सामान्यतः दो भागों से मिलकर बने होते हैं। इनमें एक पार्ट एपो एंजाइम कहलाता है और दूसरा पार्ट कोफैक्टर कहलाता है। अगर हम बात करें कोफैक्टर की तो कोफैक्टर में भी अलग अलग भाग हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें दो सामान्यतः भाग होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक पार्ट, एक होता है इनऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट भी आगे चलकर दो भागों में डिवाइड रहता है, जैसे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। ठीक है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम ऑर्गेनिक भाग के दो उपभाग होते हैं, जिन्हें हम प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम्स के रूप में डिवाइड करते हैं। जबकि जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है उसमें सामान्यतः हम इनऑर्गेनिक आयंस को सम्मिलित करते हैं, जैसे पोटेशियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, कैल्शियम आयंस आदि। अर्थात कोफैक्टर तीन प्रकार का हो सकता है, जिनमें सामान्यतः इनऑर्गेनिक आयंस और साथ में प्रोस्थेटिक ग्रुप एवं कोएंजाइम को रखा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक कंप्लीट एंजाइम एपो एंजाइम और कोफैक्टर दोनों से मिलकर बना होता है। कुछ अपवाद हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पेप्सिन है, एमाइलेज है, यूरिएज है। ये कंप्लीट रूप से प्रोटीन एंजाइम है। अर्थात ये सिंपल प्रोटीन युक्त एंजाइम है जिनमें नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट अनुपस्थित होता है। तो स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि एंजाइम का जो केमिकल नेचर होता है वो सामान्यतः प्रोटीनिशियस होता है, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कॉन्जुगेटेड होते हैं, उनमें प्रोटीन के साथ साथ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति देखी जाती है। तो ये कुछ एंजाइम्स के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एंजाइम की हिस्ट्री के बारे में हमने देखा था। अब हम एंजाइम के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एंजाइम्स की कुछ विशेष प्रॉपर्टी होती है, कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जिनके आधार पर आप एंजाइम को डिटरमाइन कर सकते हैं या एंजाइम को परिभाषित कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करें एंजाइम्स की प्रॉपर्टी या गुणधर्म की, तो एंजाइम्स में कुछ विशेष प्रकार के
गुणधर्म हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करें एंजाइम की गुणधर्मों की, तो आप सब जानते हैं कि ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, अर्थात इनकी प्रोटीन प्रकृति होती है। कुछ अपवाद स्वरूप इनमें नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट भी देखा जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम एंजाइम्स होते हैं वो सामान्यतः प्रोटीन नेचर के होते हैं। इनके अलावा और कुछ कैरेक्टर्स की बात करें तो ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, अर्थात ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी प्रकृति से तात्पर्य है कि ये एसिडिक एटमॉस्फेयर में कार्य करते हैं और कुछ एंजाइम्स क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं, अर्थात ये अलग अलग प्रकार के नेचर शो करते हैं। इसके अलावा इनका मोलिकुलर वेट हाई होता है, अर्थात आणविक भार इनका उच्च होता है, जिनकी सहायता से ये विभिन्न प्रकार के सबस्ट्रेट पर आसानी से क्रिया कर सकते हैं। इनके अलावा कैटेलाइज्ड इन बोथ डायरेक्शन, ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के साथ साथ ये अभिक्रिया को आगे की दिशा में और पश्च दिशा में दोनों तरफ कैटेलाइज कर सकते हैं या प्रेरित कर सकते हैं। जैसे कोई सबस्ट्रेट ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है तो बी से पुनः ये ए में कन्वर्ट होने के लिए भी एंजाइम का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात ये अभिक्रिया को रिवर्स डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों में कैटेलाइज या उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। तो ये अभिक्रिया को अग्र दिशा में और पश्च दिशा में दोनों में उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं, अतः इन्हें कहा जाता है कि कैटेलाइज इन बोथ डायरेक्शन में ये यूज होते हैं। अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट है एंजाइम ऑप्टिमा। ये एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है स्टूडेंट्स एंजाइम्स का, जिसके आधार पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। विभिन्न प्रकार के कर्व शो करके एंजाइम ऑप्टिमा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो एंजाइम ऑप्टिमा क्या होती है ये आपको क्लियर होना चाहिए। अर्थात एंजाइम कुछ विशेष प्रकार के कारक जैसे पीएच और टेम्परेचर इनके प्रति सेंसिटिव होते हैं, अतः आप यूँ कह सकते हैं कि अलग अलग पीएच और अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रकार के एंजाइम क्रिया करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मानव के डाइजेशन में विभिन्न प्रकार के एंजाइम प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सेलेवरी एमाइलेज जो कि बक्कल कैविटी में भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है, साथ में पेप्सिन आपके स्टोमक में सक्रिय होता है, और एक और विशेष प्रकार का एंजाइम है जैसे ट्रिप्सिन, ये भी आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सेलेवरी एमाइलेज ये अलग अलग पीएच पर कार्य करते हैं। जैसे सेलेवरी एमाइलेज जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट में कार्य करता है, जो कि हमारे बक्कल कैविटी में उपस्थित होता है। जैसे लार ग्रंथियों में जो सेलेवरी एमाइलेज है वो सामान्यतः 6.7 से 6.8 पीएच पर कार्य करता है। तो अब आपको ये बताना है कि जो ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम्स होते हैं ये किन पीएच पर कार्य करते हैं। आप मेरे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है कि एंजाइम्स जो होते हैं ये लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी शो करते हैं, अर्थात जो सक्रियण ऊर्जा होती है इन सक्रियण ऊर्जा में कमी करने का कार्य एंजाइम्स करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो सक्रियण ऊर्जा के बारे में आपको बताऊं स्टूडेंट कि सक्रियण ऊर्जा जो होती है ये किसी भी मॉलिक्यूल को रिएक्ट होने वाली ऊर्जा है, अर्थात किसी भी अणु को अभिक्रिया करने के लिए जो ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि एक अणु को रिएक्ट होने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो एनर्जी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। किसी भी मॉलिक्यूल के क्रिया करने के लिए जो उत्तरदायी ऊर्जा होती है ये इसकी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो सक्रियण ऊर्जा में कमी करने का कार्य कौन करते हैं, एंजाइम्स करते हैं। तो ये कुछ एंजाइम्स के विशेष प्रॉपर्टीज है जिनको स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। 5 से 6 प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा एंजाइम्स कुछ विशेष प्रकार के संदमनकारी रसायनों की उपस्थिति में भी संदमित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा साइनाइड एक विशेष प्रकार का रसायन है जिसकी उपस्थिति में एंजाइम्स अपनी क्रिया नहीं कर पाते हैं, अर्थात
एंजाइम की जो एक्टिविटीज़ है वो इनहिबिट होती है या संदमित हो जाती है। कौन से रसायनों की उपस्थिति में? तो ऐसे जो संदमनकारी जो रसायन होते हैं उनकी उपस्थिति में एंजाइम अपना पूर्ण क्रियाविधि नहीं दर्शा पाते हैं, अतः इन्हें संदमनकारी पदार्थ कहा जा सकता है। जैसे साइनाइड। साइनाइड एक महत्वपूर्ण इनहिबिटरी सब्सटेंसेज है जो कि आपके एंजाइम्स की क्रियाविधि को प्रभावित करता है। तो साइनाइड एक इनहिबिटरी सब्सटेंसेज की तरह कार्य करता है, अर्थात संदमनकारी रसायन की तरह कार्य करता है। इसकी उपस्थिति में ये एंजाइम्स अपनी पूर्ण क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ विशेष प्रॉपर्टीज थी जिनके बारे में आज हमने देखा। एंजाइम के इस चैप्टर में मैंने आपको सबसे पहले एंजाइम की हिस्ट्री के बारे में बताया था स्टूडेंट्स, और इसके बाद में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स आज डिस्कस किया। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में या इसके नेक्स्ट पार्ट में हम एंजाइम के मैकेनिज्म, एंजाइम के नोमेनक्लेचर के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में अपने रिंग आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको समय समय पर आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।